हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडुकेट ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आप बताइएगा कमेंट में कि ये साइंस का क्लास आपको कैसा लगा। तो आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि भैया कंटिन्यू रखिए। तो मैं दूसरा वीडियो लेकर आ गया हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपघटन रिएक्शन पढ़ा था। आज हम लोग विस्थापन रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि भैया विस्थापन रिएक्शन किसको कहते हैं और ये क्या होता है। वीडियो में हम आगे बढ़ें और आप देखना शुरू करें उससे पहले मेरा आपसे दो रिक्वेस्ट है। पहला ये कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपका भाई बहुत मेहनत करता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं उसके टाइटल के नीचे आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि टीचिंग एग्जाम को पास करने के लिए जितना भी मटेरियल आपको ज़रूरत होगा वो सारा वहाँ पे फ्री में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इवन कि OMR का PDF भी आपको दिया जाएगा कि आप कैसे उसे बबल करके एग्जाम में बैठेंगे ताकि आपको कहीं कोई गलती नहीं हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, Fe + CuSO4 बना के क्या बना लेता है, FeSO4। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ CuSO के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन जब रिएक्शन खत्म हो गया तो यहाँ SO के साथ कौन जुड़ गया, Fe जुड़ गया। ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इससे ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए इसके विलियन में, इसके सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम लोग फेरस डालते हैं तो इसको हटा के उसका स्थान खुद लेता है। कहने का मतलब ये समझिए कि हर ताकतवर इंसान का हक हर कमज़ोर इंसान का हर ताकतवर मार लेता है। ठीक है, तो इसी तरह जब Cu कमज़ोर है तो उसका जगह कौन ले लेगा, Fe ले लेगा। तो आप बोलिएगा सर ये कैसे पता चलेगा कि Fe Cu से रिएक्टिव है ज़्यादा कि Cu Fe से है। तो रिएक्टिव सीरीज़ का स्क्रीन में फ़ोटो लेके हम टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं, उसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। ऐसे आगे जब हम पढ़ाएंगे तो मिलेगा, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ ये जानिए कि ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इसलिए ये इसको हटा के इसके जगह पे खुद आ गया। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को हटाकर, किसी विलयन से हटाकर उसका स्थान खुद ले लेता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग किस तरह का रिएक्शन कहते हैं, विस्थापन रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं। क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं और विस्थापन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि उसको उसके स्थान से हटा के उसके जगह पे कौन आ गया, वो खुद आ गया जो ज़्यादा ताकतवर था। देखिए कह रहा है कि इस अभिक्रिया में लोहे, आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विक्रिया कुछ उदाहरण देखिए। विस्थापन अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। उस तरह Zn और Cu का बात करेंगे तो Zn फिर क्या करेगा, Cu को हटा के उसके स्थान पर खुद आ जाएगा। देखिए आ गया। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये समीकरण दे देगा। ये समीकरण देने के बाद आपको पूछेगा कि आइडेंटिफाई द इक्वेशन, ये किस तरह का इक्वेशन है, अभिक्रिया है, रिएक्शन, सॉरी आइडेंटिफाई द रिएक्शन। तो आप देखिएगा कि जब एक को हटा के उसके स्थान पर दूसरा आ गया ना, देखिए ZnCuSO4 के जगह पर क्या आ गया, ZnSO4 आ गया। तो Zn क्या किया, Cu को हटा दिया, क्योंकि Zn क्या है, Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको हटा के स्थान पे खुद आ गया। तो जब दूसरे को हटा के उस स्थान पर दूसरा कोई मैटर आ जाएगा पहले वाले को हटा के, तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन रिएक्शन बोलेंगे। फिर आगे देखिए PbCu में Cl2, इसमें कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Pb ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो CuCl2 को हटा के उसके स्थान पर खुद आ जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि कमज़ोर को ताकतवर क्या करता है, उसकी जगह से हटा के अपना स्थान बना लेता है। ठीक उसी तरह ये भी है विस्थापन रिएक्शन। आगे देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में वही दिया हुआ है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। क्या है, जिंक और लेड जो है कॉपर की अपेक्षा, जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील जिंक और कौन है, लेड है, इसलिए उसके इस यौगिक से उसको विस्थापित करके उसका स्थान क्या हुआ, खुद ले लिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, दो आदमी फ्लक्चुएट होगा, दो तत्व एक जगह से यौगिक से हटा के उसका स्थान ले लेगा। देखिए क्या है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और यहाँ क्या है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2। और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा ना तो ये इसके साथ चला जाएगा तो बन जाएगा NaCl, और ये Ba जो है वो इसके साथ आ जाएगा तो BaSO4। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि दोनों यौगिक टूटता है और एक नया यौगिक बना लेता है, और दोनों में चेंज हो जाता है। दोनों में चेंज हो रहा है कि नहीं, ये भी इसमें भी चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है, ये इसके साथ मिल जा रहा है, ये इसके साथ मिल जा रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, दो हो रहा है, दो लोगों में हो रहा है, दो यौगिक में हो रहा है, ये इसके साथ आ रहा है, ये इसके साथ। तो दोनों जब आपस में बदल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है,
और जब एक बदलेगा तो उसको सिर्फ विस्थापन रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ऐसा क्यों होता है कि Ba+ तथा SO4 की अभिक्रिया BaSO4 की अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों का आदान प्रदान हो गया, कहने का मतलब क्या हुआ कि दो नया यौगिक बन गया कि नहीं, ये इसका आयन ले लिया, वो उसका आयन ले लिया, तो एक नया यौगिक बन गया। तो इस तरह के यौगिक को क्या कहेंगे, इस तरह के रिएक्शन को क्या कहेंगे कि द्विविस्थापन रिएक्शन। अब आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडक्शन को बोलेंगे अपचयन, ऑक्सीडेशन को बोलेंगे उपचयन। क्या है ऑक्सीडेशन और क्या है रिडक्शन? ऑक्सीडेशन में नाम ही से पता हो रहा है क्या जुटेगा, ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा। इसमें हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन हटेगा। हमेशा याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन का जब बात होगा तो ऑक्सीजन जुट रहा है, रिडक्शन का जब बात होगा, अपचयन का जब बात होगा तो उसमें हाइड्रोजन जुट रहा है। इसमें हाइड्रोजन जुटेगा, इसमें ऑक्सीजन जुटेगा, इसमें हाइड्रोजन हटेगा, इसमें ऑक्सीजन हटेगा। जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उससे हाइड्रोजन हटेगा, जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा उससे ऑक्सीजन हटेगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे कई बार क्वेश्चन बना है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। आगे कह रहा है कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, यह काला पदार्थ क्यों है? ये इसके बारे में बात हो रहा है क्रियाकलाप में। ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। ये कॉपर ऑक्साइड कैसे बना है? कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। यहाँ पे देखिए Cu में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, CuO बन गया। ये किस तरह का रिएक्शन होगा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ, जुट गया। यदि इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परतें बुरे रंग में होती है, क्योंकि इसमें विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है, कॉपर प्राप्त होता है। देखिए CuO में H2O जोड़ देंगे तो फिर ये Cu इससे हट जाएगा, Cu इससे अलग हो जाएगा O से और H2O बन जाएगा। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ध्यान से देखिए, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। उसका क्या हुआ, उपचयन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन। हम आपको बताएं कि किसी में जब ऑक्सीजन जुटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और जिससे ऑक्सीडेशन रिमूव होगा, हटेगा, घटेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे, यानी कि रिडक्शन बोलेंगे। देखिए अब एक कॉन्सेप्ट आता है रेडॉक्स रिएक्शन का। क्या है रेडॉक्स रिएक्शन, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि क्रियाकलाप 1.29 में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक उपचयित होता है। इन अभिकारकों को अपचयन, उपचयन तथा रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन को कहेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है। एक तत्व का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। जहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, वहीं हाइड्रोजन कॉपर को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, अपचयन होगा। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसमें हाइड्रोजन जुट रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है हाइड्रोजन में, तो क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। देखिए अपने आंख से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो आपको थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हम लोग क्या बोल देंगे उस अभिक्रिया को, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया बोल देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो जाएगा। वहीं पे आप कॉपर में जब देखेंगे कि कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन इससे दूर हट गया, इससे ऑक्सीजन चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संख्या क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है या घट रहा है। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन की कुछ अन्य उदाहरण क्या है कि ZNO+Cu। कैसे देखेंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, ध्यान से एग्जाम में आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हटा कि नहीं हटा, तो ऑक्सीजन जिससे हटेगा तो उसको लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन जुटा तो ये क्या बन गया, CO बन गया। CO बना कि नहीं बना, तो जैसे ही ऑक्सीजन जुटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा तो ये वाले अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। और जैसे यहाँ से ऑक्सीजन हटा, यानी कि यहाँ पे Z बन गया ऑक्सीजन हट के, तो इसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। देखिए अभिक्रिया 1.13 इसका बात कर रहा है, में कार्बन उपचयित हो रहा है, वही आपको बताया, कार्बन उपचयित हुआ, कार्बन का क्या हो गया,
ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इसमें क्या ऑक्सीजन ऐड हुआ, तथा जेडनो अपचयित हुआ। जेडनो क्या हुआ, रिडक्शन हो गया जेडनो का, क्या कि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया, लॉस हो गया। देखिए आगे कह रहा है कि पदार्थ का अपचयन, अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन किसी पदार्थ का तब होता है जैसे या तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या फिर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का कम हो रहा है। हाइड्रोजन कम होगा तो भी ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो भी ऑक्सीडेशन होगा। किसी पदार्थ का अपचयन, किसी पदार्थ का रिडक्शन कब होगा, तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। बार बार दिमाग में घुसाइए कि लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन जैसे जैसे लॉस होगा तो उस पदार्थ का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। और ऑक्सीजन को जैसे गेन करेगा, ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। बार बार ये वीडियो को चला के देखिए, आपके मन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बैठ जाएगा। देखिए संचारण कुछ खास नहीं था, जंग कैसे लगता है उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो अपने से समझ जाइएगा कि जब भी कोई पानी के संपर्क में लोहा आता है तो उसमें क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये वाला टॉपिक आप अपने से पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ खास नहीं है। अब हम देख रहे हैं विकृत गंधिता, रेंसिडिटी मतलब क्या हुआ, देखिए वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसा होता है। तेल वाला या वसा वाला सामान आप बहुत दिन तक घर में रख देते हैं तो देखते हैं कैसा महकने लगता है, मन करता उठा के फेंक दें। तो उसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी या विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब अजीब तरह का गंध वो करने लगता है। क्यों करता है देखिए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे क्वेश्चन बना हुआ है इसीलिए हम आपको करवा रहे हैं कि उपचयित होने पर, उपचयित मतलब ऑक्सीडाइज होने पर, ऑक्सीडेशन हो गया उसका, होने पर तेल या वसा विकृत गंधिता हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन जैसे उसे ऑक्सीजन का संपर्क होगा ना तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाता है, स्मेल आ जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डब्बा, मम्मी कहती है कि डब्बा को टाइट करके लगाना। जब बर्तन आप किचन से कुछ लेते हैं, कुछ सामान निकालते हैं खाने वाला, तो मम्मी क्या बोलती है, डब्बा को फिर वापस से टाइट लगा देना, मतलब ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए। जब ऑक्सीजन से उसका संपर्क नहीं होगा तो वो क्या होगा, खराब नहीं होगा लंबे समय तक, कह रहा है। तथा उनके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं। उनका स्वाद और गंध क्या होता है, बिल्कुल बदल जाएगा जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। प्रायः तेलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्रियों के उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। इसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है ताकि वो क्या हो, ऑक्सीडाइज नहीं हो। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयित की गति को धीमा किया जाता है। ऐसा बर्तन जैसे नहीं बोलते हैं एयर टाइट है, आप सुने होंगे कि ये बर्तन कैसा है, एयर टाइट है, मतलब ऐसा बर्तन जिसमें कि ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सके, उससे आप क्या कर सकते हैं कि रेंसिडिटी, ये विकृत गंधिता को थोड़ा हद तक कम कर सकते हैं, ताकि ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाला थैली, आप जो चिप्स खाते हैं ना, लेस कुरकुरे, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन हटा के क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन भरा जाता है। नाइट्रोजन भरने का कारण क्या है कि नाइट्रोजन बहुत कम सक्रिय गैस कर देता है ताकि चिप्स में उपचय न। नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन भरने का मेन कारण क्या है कि वो बहुत कम एक्टिव होता है। कम एक्टिव होता है तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होगा नहीं, और ऑक्सीडाइज जब नहीं होगा तो चीज़ खराब नहीं होगा लंबे समय तक। ये भी क्वेश्चन बनता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्वेश्चन बनेगा कि क्यों भरी जाती है, क्योंकि ये क्या है, कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। कल से हम लोग एसिड बेस शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।